गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों को क्या शुरू करना है। अच्छा, फंडामेंटल राइट। हाँ, तो इसमें मैंने आपको क्या किया था, 20 तक पढ़ा दिया था। चलें एक बार देख लेते हैं फिर से हम। ठीक है, आर्टिकल 20 से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 से ही क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। जैसे पहली क्या है कि एक अपराध की एक सजा। क्या है बाबू, एक अपराध की एक सजा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बार चोरी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक बार चोरी करते हैं, मतलब चोरी वोरी मत करिएगा, एक बार चोरी करते हैं और इसकी सजा आपने अगर भुगत लिया है, ठीक है, तो दोबारा अगर कोई दूसरा भी चोरी करता है तो आपको वो सजा नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आजकल क्या है, आजकल अगर मोहल्ले में कोई एक चोर है और उस मोहल्ले में से अगर सामान गायब होता है तो पुलिस सबसे पहले किसको उठाती है, जो पहले बार चोरी करते हुए पकड़ा गया है व्यक्ति, ठीक है ना, उसी को बार बार उठाती है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आपने कोई एक अपराध किया और उसकी एक बार सजा आपने भुगत लिया तो दोबारा आपको किसी भी तरीके का उस तरह का अपराध अगर होता है तो आपको वो सजा नहीं भुगतना है। आई बात समझ में। ठीक है, दूसरा क्या करता है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने, जैसे करंट में मान लीजिए कि अगर आपने कोई अपराध किया, आपने कोई अपराध 2004 में किया और उसकी सजा अगर आपको किसमें 2015 में मिल रही है तो सजा किस आधार पे मिलेगी, जो 2004 का कानून है बाबू ना उसके आधार पे मिलेगी, न कि 2015 के कानून के आधार पे। आई बात समझ में। हाँ, तो जिस समय आपने अपराध किया है उस समय के सजा के अनुसार क्या होगा, आपको सजा दिया जाएगा, न कि करंट टाइम के कानून के अनुसार। ये बात समझ में आया। ठीक है, तीसरी क्या बात करते हैं कि अगर कोई अपराधी है तो कानून क्या करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यह है, कैदी को संरक्षण का मतलब कि कोई भी अपराधी है, ठीक है, और अपराध करते हुए पकड़ा गया जनता के बीच में, तो जनता क्या करती है, पकड़ के उसको पीटने लगती है, लेकिन पुलिस आके क्या करती है, उसको बचाती है, बचा के अपने साथ ले जाती है, जेल वगैरह में डालती है, चाहे जो भी उसके बाद प्रोसीजर है होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, हम अपराधियों को भी या कैदियों को भी संरक्षण प्रदान करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये किस में शामिल है, ये हमारे आर्टिकल 20 में शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके साथ ही इसमें क्या है, निजता का अधिकार भी है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप किसी के प्राण को नहीं ले सकते। ठीक है, आप किसी के प्राण को क्या कर सकते, नहीं ले सकते। इसीलिए आपने सड़कों पे देखा होगा कि क्या करते हैं कि जब भी आप कोई वाहन चलाते हैं, ठीक है, जब भी कोई वाहन चलाते हैं तो क्या, अगर आपका वाहन बहुत अधिक धुआं दे रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ के आपका चालान कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे के जीवन को क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। आई बात ये समझ में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब। ठीक है, मतलब ये है कि आप दूसरे के जान को क्या नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, मार नहीं सकते, किसी को गोली नहीं मार सकते। यही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये बहुत अन्यथा मत लीजिएगा, अगर आपने कोई बगीचा लगा के रखा है, ठीक है, कोई बगीचा लगा के रखा, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई पड़ोसी है, आपका दुश्मन है, ठीक है, और वो आपके बागीचे की तरफ से जा रहा है, तो आपने उसको वार्न कर दिया कि ऐसा है कि मेरे बागीचे के पास आने के बाद आप एक बार भी सांस नहीं लोगे, ऑक्सीजन नहीं लोगे, तो ये तो उसके साथ जबरदस्ती है ना। ठीक है, तो क्या कि जब तक मेरे बगीचे की हवा आपके आसपास रहेगी तब तक आप सांस नहीं लोगे, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई नहीं है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है कि आपको स्वतंत्र है, जीने का अधिकार है आपको, ठीक है ना, आपके जान को कोई नहीं ले सकता है। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया है, निजता के अधिकार की भी बात की गई है, यानी प्राइवेसी की भी बात की गई है। आई बात समझ में। हाँ, कहते हैं लोग कि मेरे निजी जीवन में आप दखल मत दीजिए, यानी कि 21 ये कहता है आपको निजता का अधिकार क्या करता है, प्रदान किया गया कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, उसको आप आराम से जी सकते हैं। 21 क की भी आप बात करते हैं, इसमें तो बहुत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात किया गया है। ठीक है, 21 का हमारा क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात किया गया है। अच्छा, कोई बताए कि जो एजुकेशन की उम्र मानी गई है, जो साक्षर होने की उम्र मानी गई है, वो कितनी निर्धारित की गई है, साक्षर होने की उम्र जो है बाबू 7 वर्ष निर्धारित किया गया है।
आई बात समझ में। अलग अलग देशों में साक्षरता या साक्षर होने के नियम कानून क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 22 पे चले आते हैं। 22 देखते हैं क्या है हमारा। 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। क्या कहता है बाबू, गिरफ्तारी से संरक्षण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 3 तरह के नियम बताए गए हैं। पहला क्या है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप उससे क्या वारंट दिखाने की बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वारंट दिखाने की बात कर सकते हैं, या वारंट दिखाना या कारण बताना कि किस कारणवश है जो आप हमको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो 22 जो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, उसमें पहला पॉइंट क्या है बाबू आपका कि गिरफ्तारी से संरक्षण में वारंट दिखाने की बात करता है। दूसरा क्या है कि अगर किसी अपराध में आपको पकड़ा जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर किसी भी नजदीकी न्यायालय में क्या होता है कि आपको प्रस्तुत करना होता है। ये क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर आपको पकड़ लिया गया तो 24 घंटे के अंदर क्या करना है कि आपको नजदीकी न्यायालय में, ठीक है, प्रस्तुत करना होता है, यानी कि सशरीर आपको प्रस्तुत ही किया जाएगा। तीसरा कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, तीसरा कहता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है उसको अपने मनपसंद वकील रखने का क्या है, राइट दिया गया है। तो ये जो 3 अधिकार दिए गए हैं 22 में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि हम एक बार और थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने वाली जो बात होती है ना, इसमें क्या, इसमें छुट्टी के समय को और रास्ते में आने जाने को समय को नहीं लिया जाता है। ठीक है, छुट्टी के समय को और रास्ते में आने जाने के समय को क्या होता है, नहीं लिया जाता है। इसीलिए बाबू आप सावधान रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे गलती से कोई अपराध हो जाए, अगर उस दिन सैटरडे रहे, ठीक है, तो सैटरडे को पुलिस के हत्थे मत आइएगा। यानी पुलिस अगर आपको सैटरडे के दिन पकड़ लेगी ना, तो सैटरडे तो रखेगी ही रखेगी, संडे छुट्टी है, ठीक है, तो संडे भी पूरा रखेगी। फिर मंडे को वो 24 घंटे काउंट होगा, जो सैटरडे के जिस टाइम से वो पकड़ी रहेगी, तो मंडे को वो दिन काउंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे के अंदर तो प्रस्तुत करना होता है, लेकिन उसमें छुट्टी का समय और आने जाने का समय क्या होता है, काउंट नहीं होता है। ये थोड़ा सा पुलिस वालों के लिए रियायत दे दिया गया है। आई बात समझ में। तो कोई भी अपराध करने से पहले ये देख लीजिएगा कि सैटरडे के दिन हम न पकड़े जाएं। ठीक है, मतलब ये हम आपको डिफेंस नहीं कर रहे हैं, अपराध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे में छुट्टी का समय और रास्ते में आने जाने का समय काउंट नहीं होता है। ठीक है, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, ये तो मैंने बताया। 23 क्या कहता है, 23 कहता है बलात्श्रम की बात करता है, यानी कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, किसी से बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब क्या कि अगर आपने किसी से कोई काम कराया, उसको कोई मजदूरी नहीं दिया, वही बेगारी कहलाता है। तो 23 कहता है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक काम पे नहीं लगाएंगे, किसी भी खतरनाक काम पे नहीं लगाएंगे, ये कानूनन अपराध है, ये ध्यान रखिएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक काम पे नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे खतरनाक काम क्या होता है, जैसे भट्टी पे भट्टी झोंकने के लिए लगा देना, ठीक है, रेलवे स्टेशनों पे पानी का बोतल बेचने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, उस पे लगा देना, ये खतरनाक काम है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करना है, ऐसे खतरनाक कामों पे नहीं लगाना है। 25 क्या कहता है, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या कहता है बाबू, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सिखों को कृपाण रखने की आजादी होती है। क्या होता है, सिखों को कृपाण रखने की आजादी होती है, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की आजादी होती है, और हिंदू लोग क्या रखते हैं, हिंदू लोग जिसको चुरकी आप लोग कहते हैं, चुरकी, सिखा या टीका जो भी है, ठीक है, उनको रखने की क्या होती है, आजादी होती है। तो ये 25 क्या कहता है कि अंतःकरण से धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सिखों को कृपाण रखने की आजादी, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की आजादी, हिंदुओं को क्या सिखा रखने की आजादी, ये हमें 25 देता है। ठीक है,
अंतःकरण का मतलब आप अंदर के मन से किसी भी धर्म को भी क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। 26 का क्या मतलब है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 26 क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें बाबू क्या कहा गया है कि आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और क्या सड़कों पे नमाज पढ़ सकते हैं। अभी तो हमारे वहां ऐसा नहीं है, यज्ञ हवन दुर्गा पूजा कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने की जो बात इसमें करता है ना, वो काफी हद तक ये बैन रखा गया है। ठीक है, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात इसमें क्या किया गया है, जिसमें क्या शामिल है, यज्ञ हवन, ठीक है, सड़कों पर नमाज की भी बात करते हैं, लेकिन अभी आपको ये देखने को नहीं मिलता है। 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। बाबू ये 27 जो है ना, बड़े लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे टैक्स की चोरी की जाती है। 27 की मदद से बड़े लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी मंदिर पे क्या किया, 2 लाख का दान किया, 2 लाख का दान किया, और मंदिर या ट्रस्ट जो भी है उससे आपने कितने का, 10 लाख का पर्ची कटवा लिया। ठीक है, 10 लाख का पर्ची कटवा लिया और अपने रिकॉर्ड में दिखा दिया कि मैंने 10 लाख रुपए क्या किया है, दान किया है। आई बात समझ में, तो वहां पे 8 लाख की चोरी हो गई, 8 लाख रुपए पर टैक्स की चोरी हो गई ना। तो वही कह रहा है 27 धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाबू, इसके बाद बात कर लेते हैं, देखते हैं, ये 27 था ना, हाँ ठीक है 27 था। अब देख लेते हैं 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब यह है बाबू कि जो गवर्नमेंट चला रही है ऐसे संस्थान, उसमें किस तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं देने की बात किया गया है। धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या, धर्म से संबंधित कोई शिक्षा। लेकिन अगर किसी विद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, अगर किसी विद्यालय में या मदरसा में उर्दू पढ़ाया जा रहा है, अरबी पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट वाला नॉलेज है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये पढ़ाया जा सकता है। लेकिन धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें, जो सरकारी धन से ऐसे संस्थान चल रहे हैं। आई बात समझ में, ये संस्कृत पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट है, उर्दू पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट है, अरबी पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसके इतर जो स्पेशल किसी धर्म के बारे में बताया जाता है, उस तरह की शिक्षा जो सरकारी धन वहां पे मिल रहा है, तो उससे धार्मिक शिक्षा नहीं देने की बात कही गई है। ठीक है, 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या, अल्पसंख्यक का मतलब क्या, जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, वही क्या होते हैं हमारे अल्पसंख्यक है। जिनकी संख्या क्या है, कम है, वही क्या होते हैं हमारे अल्पसंख्यक है। अच्छा, इनको धार्मिक आधार पे लेते हैं या जाति आधार पे, कोई बताए। अगर मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं, ठीक है, तो इनको किस आधार पे हम ऐड करते हैं, किस आधार पे इनको हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये धर्म के आधार पे होते हैं बाबू, न कि जाति के आधार पे, ये धर्म के आधार पे होते हैं। धर्म के आधार पे हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दुनिया में सबसे कम किस धर्म के लोग हैं, आपको पता है। दुनिया में सबसे कम यहूदी धर्म के लोग हैं। ठीक है, और यहूदी कहाँ के नागरिक हैं, इजराइल के नागरिक हैं। और इजराइल ये कहता है कि अगर धरती पे कहीं भी कोई यहूदी है तो वो हमारे देश का नागरिक है, और अगर उसके साथ किसी ने क्या किया, बदतमीजी किया, तो इजराइल सरकार उसका जवाब देगी। आई बात समझ में। तो ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात किया गया है किसमें, 29 में। 30 में क्या, उनके शिक्षा की बात की गई है। यानी कि इसमें क्या, इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए विद्यालय खोल सकते हैं या किसी संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, तो उनके शिक्षा के संरक्षण की बात किया गया है किसमें, 30 में। 31 क्या कहता है बाबू, हमारे पैतृक संपत्ति की चर्चा। 31 में आर्टिकल 31 क्या है, हमारे पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो अभी क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है, और इसको किसमें शामिल किया गया है, 300 क में। और 300 क में शामिल करने के बाद इसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई है। ठीक है, ये कानूनी हो गया है। इसीलिए हम क्या अपने संपत्ति पे क्या करते हैं,
धन पे क्या टैक्स देने की बात करते हैं। 32 क्या कहता है, 32 हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है। 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है बाबू, संविधान की आत्मा का है। आपको दिख रहा है ये सब। इसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर बात हम करते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या इसको संविधान की आत्मा का है। ठीक है, देखिए एक बात और है, संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को भी कहते हैं, हम प्रस्तावना को भी क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा बोलते हैं। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो आर्टिकल 32 के तहत संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने। या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने। या संविधान की आत्मा माना गया है किनके अनुसार, अंबेडकर जी के अनुसार। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तावना को भी हम संविधान की आत्मा कहते हैं और आर्टिकल 32 को भी क्या, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ, तो अब बात